आज हम बात करेंगे सीजर्स की। सीजर्स यानी कि फिट्स। अगर फिट्स एंड सीजर बार बार आता है तो उसे बोलते हैं एपिलेप्सी। तो ये देखा गया है पूरी दुनिया में कि ऑटिज्म एंड एडीएचडी के बच्चों में फिट्स या सीजर का पड़ना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका कारण क्या है और कैसे इससे बचें, प्रिवेंट कैसे करें, और अगर सीजर पड़ी गए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये पहुंचाना चाहता हूं। ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों को के प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम के अलावा जो टर्शरी सिम्टम्स हैं, यानी कि ऐसे दिक्कतें जो डायरेक्टली ऑटिज्म और एडीएचडी से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन बच्चे के चाइल्डहुड डिजीज से रिलेटेड है, जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं। तो उन्हें घर पे कैसे मैनेज करें। घर पे मैनेज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने अभी तक देखा और समझा कि अभी जो बच्चे की हालत है या थी, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल डॉक्टर्स का ही रहा है, चाहे वैक्सीन के माध्यम से, चाहे एंटीबायोटिक के माध्यम से, चाहे एंटीपायरेटिक के माध्यम से, पैरासिटामोल के माध्यम से। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होती दुनिया में, या डॉक्टर्स नहीं देते, या आप डॉक्टर पास जाते ही नहीं, तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपका बच्चा तो हेल्दी पैदा हुआ था। तो इसीलिए जिनकी वजह से आज बच्चे की हालत है, और अपने बच्चे की कोई भी मेडिकल कंडीशन पे अगर उन्हीं डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ दवाई देंगे। और याद रखिए, दवाइयों से, ड्रग्स से जो प्राइमरी बच्चों के जो सिम्टम्स हैं जिससे वो एडीएचडी और या ऑटिज्म डायग्नोज होते हैं, वो सिम्टम्स अधिकतर ज्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चे को बुखार है, आप डॉक्टर पास ले जाएंगे, वो क्या करेगा? वो एंटीबायोटिक देगा, एंटीपायरेटिक देगा, एंटीवायरल देगा। ये दवाइयां क्या करेंगी? ये दवाइयां मेजरली बच्चे के जो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से उसे एडीएचडी बोला गया है, उन्हीं सिम्टम को और बढ़ा देगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स के पास ना ले जाके घर पे कैसे इलाज करें ताकि सेफेस्ट हो, फास्टेस्ट हो, एविडेंस बेस्ड हो। इस पे आपको स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए ये नया ग्रुप बना है। इस ग्रुप में आपका स्वागत है। तो इसमें आज हम बात करेंगे सीजर्स की, यानी कि फिट्स की। यानी कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली होता रहता है लगातार कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, तो इसे फिर बोल देंगे एपिलेप्सी। तो इनका जो मेजर कारण है, कई सारे कारण है, लेकिन ज्यादा कॉमन क्यों है बच्चों में ऑटिज्म और एडीएचडी के? क्योंकि ऑटिज्म और एडीएचडी के नाम पे जिस तरह की दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पर्टिकुलरली से फॉर ऑटिज्म चिल्ड्रन, जैसे रेस्पेरिडोन, अगर ये दवाई देते हैं ये बताते हुए कि इससे बच्चे के सिम्टम्स माइल्ड हो जाएंगे, ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो है सीजर्स। बच्चे के सीजर बढ़ जाएंगे। यानी कि एक तरफ आप एक बीमारी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके एवज में आप एक नई बीमारी दे रहे हैं, और ऐसे ही बच्चे, द चाइल्ड बिकम मोर प्रोन टू सीजर। तो सबसे पहली बात जो हमने आपको अपने कैन इंटरेक्टिव और कैन बुलेटिन में पहले ही बताया था कि जो आप करंट ड्रग्स ले रहे हैं ऑटिज्म और एडीएचडी के नाम पे, उनको फटाफट बंद करें, क्योंकि उनसे टर्शरी सिम्टम्स, यानी कि वो सिम्टम्स, वो बीमारियां जो किसी बच्चे को होती है, लेकिन वो बीमारियां जैसे सीजर है, फीवर है, कॉमन कोल्ड है, या फ्लू है, या डायरिया है, या कॉन्स्टिपेशन है, या हेडेक है, तो या अस्थमा अटैक है, ये ज्यादा एडीएचडी और ऑटिज्म के बच्चों को होता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज दीज चिल्ड्रन more frequently going to the doctor, are more frequently prescribed those kind of drugs, जिससे इस तरह के सिम्टम्स बच्चे के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जो दवाइयां आप अभी तक दे रहे थे, आपने अपने फीडबैक में लिखा, अधिकतर लोगों ने, अबाउट 95% लोगों ने वो सारी दवाइयां बंद कर दी, और वो सारे थेरेपीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, स्पीच थेरेपी, वो भी बंद कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि वो उसका कुछ फायदा नहीं है। बच्चों की जो कंडीशन है वो उनकी लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से नहीं है कि ट्रेनिंग देने से वो सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ सम इंटरनल प्रॉब्लम। तो इंटरनली हील करने के लिए आप कैन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहे हो, आपको फायदा भी हो रहा है। तो ये सीजर एंड फिट्स को कैसे प्रिवेंट करें? प्रिवेंट करने का जो बेस्ट तरीका, जो आपको ऑलरेडी पता है, कीप फॉलोइंग द कैन प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने का मतलब ये है कि आप नीम ले रहे होंगे, डीआईपी डाइट पे होंगे, अमली ले रहे होंगे, शाम के 8 बजे से पहले डिनर फिनिश कर रहे होंगे, ग्राउंडिंग कर रहे होंगे, सनलाइट ले रहे होंगे, कोकोनट ले रहे होंगे। जब ये सारा कुछ लेंगे तो जो फिट्स के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिट्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द फिट्स, तो ये लेने का मतलब ही ये है। और जैसा हमने देखा भी आपके फीडबैक के माध्यम से कि जब से आपने कैन प्रोटोकॉल शुरू किया, द फिट्स एंड सीजर ये काफी कम हो गया, ना के बराबर हो गया। लेकिन तो प्रिवेंट कैसे करें? बाय फॉलोइंग दिस। ये कब होने के चांसेस ज्यादा है?
अगर कभी बच्चे में अनयूजुअल स्ट्रेस आता है, उसकी नींद की दिक्कत आती है, ठीक से सोया नहीं होता है, या कोई ऐसा स्टिमुलेंट जो हमने मना किया है, जैसे फास्ट फूड है, वो सारे दवाइयां जो दे रहे थे वो दवाइयां हैं, अगर दोबारा बच्चा उसको लेने लगता है तो दोबारा फिट्स के चांसेस आ जाएंगे। तो जिन चीजों से चांसेस आते हैं उन्हें बंद करें, जो मैंने आपको कैन प्रोटोकॉल में बताया था, और जिन चीजों से फिट्स के आने के चांसेस खत्म होते हैं, जैसे कि कैन प्रोटोकॉल, उन्हें स्टिक टू दैट। तो ये हो गया कि क्यों होता है और कैसे प्रिवेंट करें। अब एक सवाल आता है, मान लो किसी बच्चे को फिट्स पड़ ही गए, सीजर हो गए, दौरे पड़ ही गए, तो उस वक्त क्या करना है, उस वक्त क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिट्स जब पड़ता है तो ये एक बात आपको समझना होगा कि अगर कोई इंटेंस स्मेल बच्चे को उनके नाक में चला जाए उस वक्त, तो ऑनगोइंग सीजर वहीं हॉल्ट हो जाता है। वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो इंटेंस स्मेल किस चीज में होती है, जैसे प्याज में होती है, जैसे लहसुन में होती है, या लाल मिर्च के तेल में होती है। तो इस तरह की चीजों को अपने आसपास रखें, और फिट्स पड़ते ही थोड़ा सा सूंघा देना है, एंड आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिट्स वहीं पे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल, तो हम अपने हॉस्पिटल में इस तरह का 2 सेकेंड ऑयल रखते हैं। इसमें छोटी सी बॉटल है, 2 सेकेंड हेडेक ऑयल। नॉर्मली इसको हेडेक के लिए हम यूज करते हैं कि हेडेक अगर किसी पेशेंट को होता है किसी भी वजह से, तो उनको सुंघा देते हैं। तो स्मेल से जो ये जो द्वार है ऑल फैक्ट्री, ये दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द ब्रेन। तो इमीडिएटली हेडेक को में रिलीफ पाने के लिए ये 2 सेकेंड ऑयल है। तो इसकी स्मेल बड़ी इंटेंस है, वो इंटेंस स्मेल जैसे ही नाक में जाती है, इट ब्लॉक्स द हेडेक। टेम्पररी रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो ये सुंघा देते हैं तो फिट्स भी रुक जाता है, सीजर भी रुक जाता है। लेकिन ये तो आपके पास है नहीं, तो क्या करना है, घर पे इंटेंस स्मेल वाली और कौन सी चीज है आपके पास? लाल मिर्च का तेल नहीं है तो रखिए, लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजें होंगी, तो उसको अगर कूट के थोड़ा नाक में सुना दिया जाए तो उसी वक्त फिट्स कैन बी मैनेज्ड, हॉल्ट हो सकता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, मान लो द पेशेंट, द चाइल्ड इज ऑन फिट्स, और वो जमीन पे या बेड पे पड़ा हुआ है और ऑनगोइंग फिट्स चल रहा है, राइट, वो दौरा भी चल रहा है। तो उसी वक्त अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, तो आपको एक और काम करना है, जो कि फिट्स पड़ने के वक्त करना है, और फिट्स अगर खत्म हो भी गया तब भी करना है, ताकि फिट्स के बाद के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे ड्राउजीनेस आना, थकान आना, या एक इल्यूजनरी दुनिया में रहना, या थोड़ी देर तक ऐसा लगता है कि एक अनकॉन्शियस स्टेट में वो बच्चा आ गया है, इन सबसे जल्दी से फिट्स के साइड इफेक्ट से बाहर निकालने के लिए, इवन फिट्स को हॉल्ट करने के लिए, बिसाइड जो मैंने आपको बताया, एक और काम करना है। इसे कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट DU26। एक्यूप्रेशर पॉइंट DU26 क्या है, कौन सा है? बहुत ही आसान है। आपके नाक और आपके लिप के बीच वाला जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज DU26। ये पॉइंट को अगर हम दबाते हैं जब फिट्स चल रहा है, बच्चे के सिर को अपने गोद में रख के, अगर आप, या वो अगर हार्ड सरफेस में ऑलरेडी सिर है, तो अगर दबाते हैं, कैसे दबाना है, ये दबाया और सर्कुलेटरी मोशन करना है करीब 1 मिनट से 2 मिनट। तो इससे फिट्स के बाद के जो सिंड्रोम है, जो फिट्स की वजह से आ जाते हैं, कुछ समय तक रहते हैं, तो उससे रिलीफ देने के लिए है, ऑनगोइंग फिट्स को जल्दी हॉल्ट करने के लिए है। यहाँ पे मुख्य बात क्या है, कितनी देर करना है, 1 से 2 मिनट। दूसरी मुख्य बात, कहाँ पे करना है, नाक और लिप के बीच के एरिया में करना है। मोशन कैसा होगा? सर्कुलेटरी मोशन होगा, दिस इज द सर्कुलेटरी मोशन। ये प्रेशर कितना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एडल्ट है, यानी कि 16-17 साल या उससे ऊपर का अगर पेशेंट है, तो ये जो प्रेशर है, दैट शुड बी अबाउट ऑफ 3 kg। लेकिन 15 साल, 10 से 15 साल के बीच में है, तो ये जो प्रेशर है, शुड बी अबाउट 2 kg। और अगर उस 10 साल से छोटा है, तो ये जो प्रेशर है, ये शुड बी अबाउट 1 kg। अब ये 3 kg प्रेशर कितना प्रेशर है, ये समझने के लिए इस तरह का वेइंग मशीन आपके घर पे होगा, नहीं तो ऐसा एक वेइंग मशीन ले लीजिए। ये वेइंग मशीन अब मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे 3 kg आ जाए तो कितना प्रेशर दबाना पड़ेगा मुझे, मैं उसको देख रहा हूँ। तो इससे आप देख रहे हैं रीडिंग, तो मुझे बड़ी तेजी से जोर से दबाना पड़ रहा है, तो 3 kg को क्रॉस कर पाता है वो। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने प्रेशर को 3 kg प्रेशर बोला जा सकता है, कितने प्रेशर को 2 kg प्रेशर बोला जा सकता है, कितने प्रेशर को 1 kg प्रेशर बोला जा सकता है ना। तो ये, इससे आप थोड़ी प्रैक्टिस रखिएगा। जिनके घर में ऐसा कोई बच्चा है जिसको फिट्स पढ़ते रहते हैं या पढ़ने की संभावना है,
तो बच्चे की उम्र के हिसाब से उतना प्रेशर लगा के सर्कुलेटरी मोशन 1 से 2 मिनट आपको करना है। तो इस तरह से आप बड़े ही सेफली जो ऑनगोइंग फिट्स को आप में रिलीफ दे सकते हैं। अब देखिए, फिट्स पड़ने के बाद इमीडिएट एक्शन क्या होता है अक्सर परिवार का, कि अब डॉक्टर के पास ले चलो, फिट्स तो ठीक हो गया, डॉक्टर के पास ले चलो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर के पास ले भी जाएंगे तो उनके पास ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई इंटरवेंशन नहीं है जिससे बच्चे को कुछ फायदा किसी भी रूप में हो। फायदा इन सेंस कि फिट्स पड़ गए, उसके बाद जो फिट्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाए, अगले फिट्स में फिट्स आने के चांसेस कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंटरवेंशन के नाम पे डॉक्टर्स बहुत सारे एमआरआई कराओ, सीटी स्कैन कराओ, हजारों टेस्ट लिख देंगे, ब्लड टेस्ट कराओ, और एक बच्चा जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा में है और ट्रॉमा के ऊपर और ट्रॉमा कर देंगे, आपका टाइम भी लेंगे, आपका पैसा भी खर्च कर देंगे, और ये जो ट्रॉमा होगा दैट विल बी एन एडिशनल बर्डन टू द चाइल्ड, एडिशनल बर्डन टू द पेशेंट। तो ये समझना होगा कि फिट्स के नाम पे, सीजर के नाम पे जो दवाइयां प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स की, ये दवाई बच्चे को जिंदगी भर लेना है, नहीं तो फिट्स दोबारा से आ सकते हैं। लेकिन आप एज ए पेरेंट, आपको पता ही है, ये दवाइयां देने के बावजूद भी फिट्स आ ही जाते हैं और अक्सर आ जाते हैं। तो ये दवाइयां कोई गारंटी नहीं कि अगले फिट्स को रोक पाए, नंबर 1। नंबर 2, ये दवाइयां जरूर ये गारंटी है कि बच्चे के बॉडी में ऑटो इम्यून कई सारे और रिएक्शंस क्रिएट कर देगा, जिससे जो प्राइमरी सिम्टम है एडीएचडी एंड ऑटिज्म का, वो और एग्रेवेट हो जाएंगे। तो खैर, पहली बात तो ये है कि जैसे हमने देखा हमारे ग्रुप्स के अधिकतर बच्चों में जिनको एक टाइम पे बड़ा फ्रीक्वेंट सीजर आते थे, उनके सीजर अब कम होने लगे, खत्म हो गए, मैक्सिमम के खत्म ही हो गए। तो कैन प्रोटोकॉल पे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं, फिट्स आएंगे ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आ भी गए तो उतना इंटेंस नहीं होगा, उतना देर तक नहीं चलेगा, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, और जब फिट्स आ ही गए तो क्या करना है वो आपको आइडिया हो ही गया। तो ये बड़ा सेफ है। इवन हमारे ग्रुप्स में जुड़े जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जब उनको जरूरत पड़ी तब हमने उनको पर्सनली गाइड किया, हमारी टीम ने, और उन्होंने यही प्रोटोकॉल अप्लाई करके देखा, और उन्होंने देखा मैजिकली फिट्स किस तरह रुकते हैं, और रुकने के बाद जो उसके नॉर्मली बच्चे के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो खैर, इस तरह से आप बहुत मामूली तरीके से एक बहुत भयानक दिखने वाली प्रॉब्लम, तो कि उतनी भयानक है नहीं जितनी वो दिखती है, वो उसमें आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसे हॉल्ट भी कर सकते हैं, और आगे कभी ना हो उसकी तैयारी भी रख सकते हैं। अगेन, कीप फॉलोइंग द कैन प्रोटोकॉल। तो खैर, ये इस ग्रुप का जो मकसद है कि जो जो दिक्कतें बच्चों में आती हैं, वो दिक्कतें अगर आए तो उसके लिए किस प्रकार उसे हैंडल करें, ताकि सेफेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से और एविडेंस बेस्ड तरीके से आप बच्चे को रिलीफ दे पाए, ना केवल रिलीफ दे पाए बल्कि दोबारा कभी ऐसा ना हो, उसके लिए भी क्या करें, इस पे हम आपको गाइड करते रहेंगे, ट्रेनिंग देते रहेंगे। एविडेंस बेस की बात कर रहे हैं, तो जो आप में से पेरेंट्स हैं, जो इसके जो आज मैंने बताया या पहले भी जो बताया, उसके अगेंस्ट अगर आप रिसर्च पेपर, एविडेंसेस पढ़ने में इच्छुक हैं, तो उस किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ, उसमें सारे एविडेंसेस दिए हैं, वो किताब की कॉपी आपको मिल जाएगी, यू विल गेट टू नो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। जो आप इस ग्रुप में, इसी ग्रुप के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, ताकि जब भी बच्चे की कोई हेल्थ कंडीशंस हो या हेल्थ चैलेंजेस हो, तो आप एज ए एक्सपर्ट बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसे हैंडल कर पाए, ताकि बच्चे को सेफली उस मेडिकल चैलेंज से बाहर निकल पाए। तो इसी के साथ ये ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा यहीं कंक्लूड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।